बताएं बताएं आप क्या मुद्दा है। एक मिनट चलो रोल जी, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबसे पहले क्षमा कि मैं थोड़ी देरी से आई हूँ, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। लेकिन मेरठ ननिहाल भी है मेरा और अपने ननिहाल में बहुत समय बाद आना हुआ है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मुझे मेरठ एक प्रेस वार्ता के लिए भेजा गया है, जिसमें हम 2 मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जिसमें पहला मुद्दा है महात्मा गांधी नरेगा योजना का जिस तरह नाम बदलकर और एक कानून बनाया गया, जिससे कि जो कि हमने 200 गांव में 2005 से हमने मनरेगा को शुरू किया था। 200 गांवों से हमने एक पायलट योजना उस समय चलाई थी। उसका किस तरह नाम बदलकर और किस तरीके से परिवर्तन कर कर उस योजना का जो पूरा का पूरा मर्म है उसे निचोड़ने का, उसे खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा विषय है कि नेशनल हेराल्ड में जिसे 12-13 साल खींचा गया, केस को चलाया गया, बिना बात में रगड़ा गया, प्रतिशोध की भावना दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और कहीं ना कहीं करारा तमाचा कोर्ट के द्वारा सरकार के मुंह पर पड़ा। सबसे पहली बात हम करेंगे मनरेगा की। तो देखिए 2005 में शुरुआत हुई थी, 200 जिलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और उस समय पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे वरिष्ठ नेता बाबूजी कल्याण सिंह, और उन्होंने संसद में कहा था कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद आज तक ग्रामीणों के लिए इससे अच्छी कोई योजना हुई ही नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी सबके लिए सम्माननीय है, लेकिन वरिष्ठ नेता तो भाजपा के थे। भाजपा ने अपनी ही नेताओं की बातों को अनसुना कर दिया और जो ग्रामीण योजना कोरोना जैसे काल में, एक आर्थिक संकट जब देश पर आया, उस समय जिस योजना ने लोगों का साथ देने का काम किया, गरीबों की मदद करने का काम किया, उस योजना के मर्म को निचोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने वादा किया था जी हम आएंगे तो 100 स्मार्ट सिटी देंगे, हम आएंगे तो बनारस क्यूटो बन जाएगा, हम आएंगे तो कालाधन वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? क्या बनारस क्यूटो बना? क्या काला धन वापस आ गया? नहीं आया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास जब काम करने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो जिन योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन में विरोध करती आई, उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर अब उन्हें सराहने का काम किया जा रहा है। चाहे वो आधार की बात हो, आधार मेरी पहचान की बात हो, या फिर महात्मा गांधी नरेगा योजना की बात हो। अब इसके जी कहा जा रहा है राम जी का नाम जोड़ दिया गया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा किस राम को मानने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने भगवान राम की झूठी सौगंध खाई, और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिनके ठगबंधन में संजय निषाद जी हैं। उन्होंने कहा था भगवान राम जी तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उनकी बल्दियत पर प्रश्न उठाने का काम किया था। इन्हीं के मंत्री ने माता सीता जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। क्या ये लोग भगवान राम के कभी हो सकते हैं? और मैं तो कहती हूँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन राम का नाम क्यों जोड़ा गया है? इस राम के आगे का एक हिडन एजेंडा समझिए। ये राम भगवान राम वाला राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, ये राम नाथुराम गॉडसे का राम। क्योंकि इन्होंने हमेशा गॉडसेवादी रणनीतियों को अपनाने का काम किया। गॉड से पूजक रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्यों, भाजपा की बड़ी अम्मा आरएसएस ना तो कभी संविधान को मानने का काम किया, ना कभी राष्ट्रगीत को मानने का काम किया। लेकिन राष्ट्रगीत पर बहस करा ली जिससे कि जनता के मुद्दों से भटकाया जा सके, लेकिन खुद आरएसएस ने कभी उस राष्ट्रगीत को अपनाने का काम नहीं किया। इन्होंने खुद अपना एक गीत बनाया था, नमस्ते सदा वत्सले। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी यहां ज्ञान बांटने का काम ना ही करे तो ज्यादा अच्छा। मनरेगा के अंदर पहले चलता था 90 और 10% का शेयर, जो बजट में था 90% केंद्र सरकार उसको भरती थी और 10% राज्यों पे उसका भार रहता था। उसको अब इन्होंने 60 और 40 कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 12,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मनरेगा के लिए मिले, अब ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश जैसा राज्य उसका 40% 5,000 करोड़ के आसपास आएगा? क्या भरने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य? क्या अन्य राज्य तैयार होंगे 40% उस अमाउंट को भरने के लिए? और जो समय 8 घंटे काम करने का होता था एक मजदूर के लिए, उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज को ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ पहले काम कौन तय करता था? ग्राम पंचायतें, सरपंच। अब जिस सरकारी बाबू बिठाए जाएंगे और वो कामों को तय करने का काम करेंगे। देखिए मुझे तो लगता है कि आज
कुछ पंक्तियां बड़ी सार्थक सिद्ध होती हैं कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, जेनजी को भी चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और आज इस सरकार किस चीज का उदाहरण पेश कर रही है कि गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। और मुझे लगता है अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, और वो हथकंडे चाहे एसआईआर से किए जाए, चाहे ईवीएम में घोटालेबाजी करके किए जाए। आज ये हथकंडे रह गए हैं सरकार के पास, ना कोई काम है, ना कोई इनके पास बेस है जिसके बारे में बात कर सके। लगातार झूठे नारे दिए गए। एक नारा इन्होंने दिया जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ उस नारे का? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगातार, चाहे वो जेनजी के साथ हो रहा हो, इसी उत्तर प्रदेश की घटना है, चाहे वो बेटियों के साथ हो रहा हो, उत्तर प्रदेश की घटना है कि जेनजी के साथ एक सत्यवीर सिंह लोधी, एटा के अंदर सत्यवीर सिंह लोधी को पुलिस हिरासत में उसको मारा गया, मार दिया गया, हत्या हो गई, कोई जवाबदेही नहीं। विधायक भाजपा के, मंत्री भाजपा के, संतरी भाजपा के, शासन भाजपा का, प्रशासन भाजपा का, सब कुछ भाजपा का, लेकिन जवाबदारी भाजपा की नहीं है। जब शासन प्रशासन आपका है तो जवाबदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। और आप उसी जेनजी से उम्मीद करते हैं, जिन जेनजी को आप पुलिस कस्टडी में रखकर मारने की बात पर आप विरोध नहीं कर पाते, उस जेनजी से आप वोट की बात करते हैं, वो आप चाहते हैं वो आपको वोट देगा। जेनजी भी बहुत समझदार है, महिलाएं भी बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है मध्य प्रदेश। शिवपुरी के अंदर एक मंदिर का महंत एक विकलांग लोधी ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार मंदिर के परिसर के अंदर करता है। उसका नाजायज बच्चा उस बलात्कार से पैदा हो जाता है। 1-1.5 साल का वो बच्चा हो गया, अभी तक आरोपी का पता ही नहीं है, महंत वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। एसपी साहब कहते हैं जी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ये इन सरकारों की हालत है। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो शोध प्रतिशोध करने के लिए ये ईडी को लगाते हैं, सीबीआई को लगाते हैं। और उसी का एक मैं उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगी ईडी और सीबीआई का, कि हमारे सामने आया नेशनल हेराल्ड का केस, जो 12-13 साल जिस केस को जबरदस्ती खींचा गया, कोई पैसे का स्थानांतरण नहीं, कुछ नहीं, और बार बार ये सीबीआई के द्वारा मना कर दिया गया एफआईआर करने से। उसके बावजूद बार बार कोशिश की गई कि किसी तरह से राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को उसमें घसीटने का प्रयास किया जाए, लेकिन उसके बाद कोर्ट की एक बात सामने आई और करारा तमाचा लगा इनके मुंह पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। और अब तो भाई एसआईआर पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई 4 करोड़ वोट काट दिए गए, 4 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। कौन है? अब सबसे पहला सवाल कि क्या ये इनमें घुसपैठिए भी हैं? क्योंकि भाजपा कभी घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं दे पाई। 2017 में तो मात्र 51 घुसपैठिए पकड़ पाई, और कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया। तो पहली बात तो क्या अब तक अगर वोट एसआईआर से पूर्व जो सरकारें चुनी गई, भाजपा की सरकार भी उन्हीं में चुनी गई, तो क्या वो घुसपैठिए भी उसमें वोटिंग कर रहे थे? और अगर घुसपैठियों के द्वारा चुनी गई सरकार है तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकारें गिर जानी चाहिए इनकी। इस्तीफा दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, उसके बाद एक एक नागरिकता का कार्ड सबको बांटिए जिससे उनकी नागरिकता प्रूफ हो, जिसमें घुसपैठिए ना हो, और उसके आधार पर फिर कराइए जी एसआईआर भी कराइए। घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस की क्या परिभाषा है? घुसपैठियों की कौन सी परिभाषा होती है? दूसरे राज्य में जाता है तो क्या वो घुसपैठिया कहलाएगा? मतलब घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस की क्या परिभाषा? कांग्रेस की अलग परिभाषा होगी क्या घुसपैठियों की? घुसपैठियों की परिभाषा वही है कि अगर कोई व्यक्ति गलत इरादों से दूसरे देश से अगर हमारे देश में है तो उसी को घुसपैठिए, और उसके गलत इरादों के साथ अगर आपके पास आंकड़े हैं तो उसको पेश। अमित शाह जी बार बार बोलते हैं ना बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए पकड़े गए, आंकड़ा तो दे अमित शाह जी, हम तो मांग रहे हैं ना आंकड़ा उनसे। हमने अपना आंकड़ा पेश किया है ना हमेशा। कांग्रेस पार्टी ने तथ्य और तर्कों पे हमेशा बात की है, तो हम तो कह रहे हैं। तो आज तो ये मानना पड़ेगा, ये कह देते हैं कि जी ऐसे बोलने से नहीं चलता कि कांग्रेस क्या है। आज आप बात कर रहे हैं अमित शाह जी से पूछो तो अमित शाह जी कहते हैं नेहरू जी से पूछिए। भाजपा के प्रवक्ता तो ऐसे हैं, बस यही कहना उनका बाकी रह जाता है। किसी का ज्ञानवर्धन इतना है, कोई तो ये कहता है जी 2014 में देश को आजादी मिली, कोई कहता है जी जब से मोदी जी आए उससे पहले धरती चपटी थी, उन्होंने हाथ में लेके गोल कर दिया। तो मुझे लगता है इस तरह की बातचीत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तर्क नहीं, तथ्य नहीं, कुतर्क करके और अपनी बात को रखने का काम और फेक न्यूज फैलाना आईटी सेल के इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का। और आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं, नेहरू जी से सवाल करते हैं। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने आईआईटी दिया, मेडिकल कॉलेजेस दिए, कांग्रेस ने एम्स दिया, कांग्रेस ने 18 वर्ष के युवा को वोट देने का अधिकार दिया, कांग्रेस पंचायती राज को लेकर आई, कांग्रेस मनरेगा को लेकर आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना, तो ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब आप कहेंगे जी कांग्रेस क्या है, तो मैं तो जवाब में कहती हूँ कि कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस भिन्नता में एकता की शान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, दलितों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस थी, और आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारों पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और एक बार फिर आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारों पर बैन लगाएगी कांग्रेस, द्वेषपूर्ण विचारधारा को फैलने से इस देश को बचाएगी कांग्रेस, और वोट चोर से गद्दी छुड़वाकर दिखाएगी कांग्रेस। और यही हमारा, हमने अभी 14 दिसंबर को रैली की, देश से कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा आप सबने देखा। तो ये नेशनल हेराल्ड आप केस लाद कर, या किस तरह से मनरेगा को खत्म करके और जबरदस्ती हिंदू मुसलमान का एंगल बनाने का प्रयास करके आप इस योजना का जो इस तरह से मर्म निचोड़ने का काम किया है, इस योजना को खत्म करके कानून बना देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पर आवाज उठाना। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया, हमने 14 दिसंबर को एक रैली बुलाई जिसमें हमने आवाज दी कि वोट चोर गद्दी छोड़, और आपने देखा कितना बड़ा जनसैलाब वहां पर उमड़ कर आया था। तो मुझे लगता है पहली बात ये, दूसरी बात हमने हमेशा ये कही है कि राहुल गांधी जी का अभी एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेकर आना, जो एक कहीं ना कहीं सपना देखते हुए है, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, और उसके नाते हम एक लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। तो वो सामाजिक न्याय कब मिलेगा, क्योंकि ना तो ओबीसी को आरक्षण की बात होती है तो मध्य प्रदेश में 14% दिया जाता है 27% के नाम पे। तो हमने तो कहा मोदी जी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, अगर मोदी जी ओबीसी होते जन्मजात, अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, मोदी जी अगर जन्म से ओबीसी होते तो उस पीड़ा को समझते, और अगर मोदी जी ओबीसी सही मायने में उस पीड़ा को समझते तो फिर 49.5% का कैप हटा चुके होते, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ओबीसी होते तो नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते, एक किसी की माता को गाली देते हुए नजर नहीं आते। तो देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ना तो महिला सम्मान में कहीं दिखाई देते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बंगाल चुनाव में पहले दीदी ओ दीदी एक गुंडे की तरह चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, एक संसद के अंदर एक महिला सांसद की हंसी की तुलना सुपर्णखा और ताड़का से करते नजर आ रहे थे, एक ब्याता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे थे, एक एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित करा रहे थे, एक महिला को जर्सी गाय कहते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या ये सम्मानित भाषा है? और आज अगर उसके बाद इनके संतरी मंत्री महिलाओं को अपमानित करते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी की और भाजपा की बड़ी अम्मा आरएसएस के संस्कारों को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपके जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मंडल आयोग में से न्याय रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो पाती अब तक? क्या चीज पूछिए? मंडल आयोग में से न्याय रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो पाती, जो उनका सपना था ठाकुर जी वाला? देखिए, वाला वो इसीलिए नहीं हो पाती है, कैप लगी हुई है ना 49.5 की कैप, जैसे ही लागू होती है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, लागू होने के बाद अगर कोई भी कोर्ट में केस डालता है, कोई पीआईएल याचिका भी डाली जाती है, तो उसके आधार पर वो कैंसिल हो जाती है, खारिज कर दी जाती है। यही मध्य प्रदेश के अंदर कई बार हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार ने पूरा 27% आरक्षण दिया, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, एक पीआईएल डलती है, खारिज हो जाता है। उसी की काट हमने दी थी कि भाई हमने एक चीज रखी कि 49.5% की जो कैप है उसको आप हटाइए, और जो 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात है तो उसको कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन नहीं कर पाए, और क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी, नियत में खोट था, इसीलिए मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है प्रभाव पूरा छोड़ रहा है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, आप बुरा मत मानिएगा। क्या है कि मैंने जो पंक्ति बोली थी कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है, उसमें एक लाइन थी, कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है। जब पहले क्या होता था, एक बच्चा था, मुझे ध्यान है, प्रिंस छोटा सा गड्ढे में गिर गया था, याद है होगा आपको, तो वो जो गड्ढे में गिरा था प्रिंस, उसकी बात को आगे कौन लेकर आया था? मीडिया लेकर आई थी। उसको, प्रिंस को कोई जानता नहीं था कि कौन सा प्रिंस कहाँ कौन से बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। मैं बहुत छोटी थी उस समय, और मैंने उस समय, मुझे ध्यान है, तो मीडिया इतना ताकत से लगी कि उस बच्चे को गड्ढे से तो निकाल के लाई, बल्कि आर्थिक गड्ढे से भी उस बच्चे को निकाल दिया। इमरजेंसी के समय पे भी मीडिया पर पाबंदी नहीं थी, तो देखिए मैं बिल्कुल बोलूंगी उस पर भी, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, इमरजेंसी पे ही बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं आपके सवाल को काटूंगी। तो पहली बात ये कहूंगी कि जो आप कह रहे हैं, तो उसमें चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का मीडिया। आज जिस तरीके से मुख्य धारा का मीडिया
एक तरफा बात करता हुआ नजर आता है। जब हम आंदोलन करते हैं, कहीं क्रांति करते हुए नजर आते हैं, कहीं पर हम धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, तो पहले अखबारों की हेडलाइन में भी छपता था और न्यूज चैनल्स की सुर्खियां भी बनता था। लेकिन अब तो ऐसा नजर आता है कि उस खबर से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप दिखाना पड़े तो दिखाएंगे, लेकिन मतलब आने वाले समय में भी मीडिया गोदी मीडिया ही रहेगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं उसके लिए हमने किया तो है कवर, हम तो लंबी नहीं, नया क्यों जन्म लेना पड़ेगा? जो लोग, एक मिनट, मैं आपकी बात सुन ली मैंने, मैं ये कह रही हूँ लोकतंत्र में आप ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाने के लिए अगर नया जन्म लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। आप ये कहिए कि ऐसी मीडिया से लड़ने के लिए हम क्या करें, गोदी मीडिया से। तो ये सबसे बड़ी स्वागत की योग्य बात है कि आप मानते हैं कि आज गोदी मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि एक ही तरफा की खबरें दिखाता है। उससे लड़ने के लिए हमने सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया है, ट्विटर का, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हमने उसका माध्यम अपनाने का काम किया और सोशल मीडिया पर आगे आके हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मीडिया की तरह ही एक दरबारी मीडिया भी आजकल चलन में है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई कौन सा दरबारी मीडिया जो जनता की बात करता है, अच्छा दरबारी मीडिया कहते हैं। अच्छा, तो अगर जनता की पक्ष की नहीं, जनता की पक्ष नहीं, गोदी गोदी हम एक मिनट नहीं, सुनिए मेरी बात। गोदी मीडिया सबको पता है कि कौन गोदी मीडिया, हमने नहीं गोदी मीडिया नाम दिया। जब बड़े बड़े पत्रकार जनता के बीच में गए ना, तो उन्हें गोदी मीडिया कहकर भगा दिया गया कई चुनावों में, कई कार्यक्रम आपको खत्म करने पड़े। तो एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, मुझसे जो सवाल पूछा गया उसका मैं पूरा जवाब दूंगी, क्योंकि मुझसे दरबारी के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप कहेंगे दूसरे पक्ष, देखिए दूसरा पक्ष कौन सा है, या तो सत्ता पक्ष रहता है या विपक्ष रहता है। तो सत्ता पक्ष ने आपने कह दिया, तो विपक्ष जो बात उठा रहा है, विपक्ष तो जनता की बात उठा रहा है ना सर। हम तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो क्यों हो रही है? एसआईआर किया जा रहा है, अगर एक इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जाते हैं, एक ही घर में 250 वोट दिखा दिए जाते हैं, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोटर लिस्ट में, एक ही लिस्ट में दिखाई दे रही है, तो उस पर अगर प्रश्न किया जाता है, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए, तो वो एसआईआर की आप बात कर रही है, कांग्रेस का क्या मतलब, क्या घुसपैठ के देश से बाहर जाने चाहिए? जितने भी घुसपैठे, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे अलग अलग राज्यों की बात कर ले, तो घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस का क्या मत है? व्हाट कांग्रेस थिंक्स अबाउट घुसपैठिया? भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का कांग्रेस इसीलिए कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा प्यार है। मैं वही तो, एक मिनट मेरा, हाँ ठीक है, सबसे पहली बात, बिल्कुल घुसपैठिए भारी होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में, मैंने बताया ना, 90,000 किए, मंशा थी हमारी करने की, तो की है ना। तो आप कह रहे हैं शुद्धिकरण करने के लिए और घुसपैठिए बाहर करने, तो अब तक बिहार में कितने घुसपैठिए बाहर हुए, उसका आंकड़ा क्यों नहीं देती भाजपा? आंकड़ा देना। बिहार में एसआईआर हो गया ना, चुनाव हो गया, घुसपैठिए निकाल लिए गए होंगे, तो कहाँ है वो घुसपैठिए, कहाँ है उनकी लिस्ट मंगवाइए। आप सिर्फ बातें बनाने का काम करेंगे। एक तरफ आप महिलाओं को अपमानित करेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे, एक तरफ कुलदीप सेंगर जैसे नेता देंगे, चिन्मयानंद जैसे नेता देंगे, राम दुलार गौंड जैसे नेता देंगे, और आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे नेता देंगे और कहेंगे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर रेप हो जाता है छात्रा का, और जो रेप करते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता पाए जाते हैं, और वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना का प्रचार करते नजर आते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना चलाएंगे ऐसे लोग, जिनके रेप के आरोपी इन्हीं के चुनाव प्रचार में घूमते नजर आए और पकड़ नहीं पाई उनको पुलिस। वही हालात शिवपुरी की घटना का है, पकड़ नहीं पाई पुलिस। महंत को, एक हिंदू की बेटी का अगर बलात्कार हुआ है, लोधी बच्ची है, पिछड़े की है, तो क्या हिंदू की नहीं है? लड़ रही हूँ मैं लड़ाई, मैंने धरना प्रदर्शन भी किया था, सिर्फ यहाँ बैठकर माइक पे बोलने के लिए नहीं हुआ। नाम बदले जाने की बात आप कर रही है कि भाई नाम बदला गया, विकसित भारत श्री राम जी योजना हो गया, नरेगा नाम था आई थिंक पहले, हाँ उसके बाद में महात्मा गांधी, हाँ किया नाम आप लोगों ने भी बदले, तमाम नाम आप, लेकिन हमने उसका सवाल है, सुन लीजिए, नरेगा को आप लोगों ने नाम बदला भी, महात्मा गांधी नरेगा। अब कुछ दिनों तक महात्मा गांधी नरेगा के नाम से ये योजना जारी गई जी। अब सरकार ने, जब आपकी सरकार आई तो आप लोगों ने भी तमाम नाम बदले। आपकी जब सरकारें रही कांग्रेस की, तो तमाम नाम बदले गए, तमाम योजनाओं के नाम बदले गए, सड़कों के नाम बदले गए। तो जो है, अगर कोई योजना अगर इतने दिनों तक एक नाम रहा, अब कुछ नाम बदला, इसको लेकर के आप क्या कुछ नाम तो हर सरकार बदलती रही। अरे एक तो बात, हर सरकार मैंने इतनी बड़ी बात, मैंने सबसे पहले इतना बड़ा मैंने सबको समझा दिया, खाली नाम नहीं बदला गया, उस योजना को पूरा खत्म करने का काम कर दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है ना। और नाम आपने, मैंने कहा ना, नाम के अंदर भी हिडन नाम मैंने आपको बता दिया, नाम क्या है। जी राम जी जो है, तो ये गॉड से, नाथुराम गॉड से का राम है ये, क्योंकि गॉड से वादी है, ये कभी गांधीवादी तो रहे नहीं, ये गॉड से वादी है, ये गॉड से वादी, गॉड से पूजक है, हमेशा से आरएसएस रही है। आजीविका मिशन हमको लगता नाम रखा है। अब ये तो मैंने आपको हिडन अर्थ मैंने बता दिया ना, अब नाम तो रखने को आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन नाम है ना रखा, नाम तो यही है ना भाई, ये तो मैंने आपको हिडन बताया ना,
ये आपको दिख रहा है वो, हाँ बिल्कुल, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये तो सामने से दिख रहा है ना। हिडन मैंने आपको बताया ना, हिडन अर्थ क्या है उसका। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जो हिडन अर्थ है राम उसके, तो राम है ना मैडम, अरे गोडसे के राम और किसके राम, राम तो राम है, राम तो भगवान है। बिल्कुल, देखिए राम तो राम है ना। अब इसी बात से मुझे, मर्यादा पुरुषोत्तम ये तो मानती है कांग्रेस। अरे हम तो मानते हैं, मैं तो ये भी मानती हूँ कि मैं आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूँ, 2.5 साल की उम्र से प्रवचन किए मैंने, और मैं 2003 से कांग्रेस पार्टी में हूँ, जब 9 साल की थी। सोनिया जी से पहली बार अक्टूबर 2003 में मिली। नहीं, मैं बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ, राम है ना, सुनिए ना, अब मैं इस पे आ रही हूँ, सुनिए ना, आप ध्यान से सुनिएगा। एक संसद का ही एक वाक्य है, रामविलास पासवान जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में एक वार्तालाप हुआ, जिसमें रामविलास पासवान जी ने कहा भाई मेरे नाम में भी राम आता है तो पूजा करनी चाहिए, राम तो राम है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हराम में भी राम आता है, तो क्या कहेंगे आप, क्या ये शब्दावली सही थी? तो आप ये इस तरह से ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू, नहीं नाम बदलिए, अरे नाम, अरे नाम बदले लेकिन नाम के साथ उनका काम नहीं बदला, नाम बदला लेकिन उनका अर्थ नहीं बदला, उनका काम नहीं बदला। नतीजे आए हैं, कांग्रेस फिर धराशायी हुई है, भाजपा ने परचम लहराया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जद्दोजहद के बाद भी अब नहीं हो पा रहा। देखिए, इसीलिए हमने तो कहा ना, इसका सबसे बड़ा कारण वोट चोरी सामने निकल कर आया ना, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए निकाय चुनाव में अभी दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें आपको नहीं समझ में आया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लिस्टें दिखाई हैं भाई कि किस तरह वोट चोरी की जा रही है। आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, आप अभी दिल्ली के अंदर उपचुनाव हुआ था 12 सीटों और उसके अंदर ये धांधली निकल कर आई। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्तर पे हम लोगों ने, चाहे ईवीएम की बात रही हो, चाहे अब एसआईआर की बात रही हो, हम खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। और ये वोट चोरी छोटा शब्द है, बंद कीजिए वोट चोरी बोलना, वोट डकैती हुई है हम कहते हैं। और इसको हम, सीधी बात है, इसको हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं, हमने प्रूफ के साथ दिया ना। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस करेगी क्या? दरअसल आपको ये चलता रहेगा तो आप सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस करेगी क्या? कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस जनता के भी। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए 2023 अनूप बरनवाल केस के अंदर एक वाक्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, उसमें यह कहा गया कि जी जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक जो चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे उनमें विपक्ष के नेता भी रहेंगे, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए और हमारे मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में 2024 से पहले ही एक कानून लेकर आए, और वो सिर्फ कानून नहीं लाए, उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, एक मेजॉरिटी दे दी गई कि भाई एक प्रधानमंत्री जी, एक उनके द्वारा चुने हुए मंत्री जी और एक विपक्ष के नेता। तो सीधी बात है, फिर तो आपका 2 गए और उनका एक तो मेजॉरिटी वाले की तरफ से बनेंगे। दूसरी बात, धारा 16 उसके अंदर लाएंगे। धारा 16 में साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप इस बात को प्लीज ध्यान रखिए, और मैं आपके माध्यम से जितनी जनता जनार्दन सुन रही है कि धारा 16 में ये कहा गया, और राहुल गांधी जी ने संसद में ये प्रश्न उठाया था कि धारा 16 पर जवाब देने का काम कीजिए कि धारा 16 में ऐसा क्यों कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं जा सकते चुनाव। और सिर्फ अभी नहीं, वो पूर्व हो जाएंगे तो भी उनके कार्य, जो उनका कार्य का समय रहा उसके अंदर कुछ भी उन्होंने किया हो तो भी हम पूर्व पर भी कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकते, उनके कार्य को नहीं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वोट चोरी का चक्रव्यूह तो 2023 के बाद ही रचा गया था, और एक वोट चोरी कवच चुनाव आयुक्त को देने का काम भाजपा ने किया। 2027 को लेकर कांग्रेस जमीन पर कैसे तैयारी कर रही है, और क्या आप लोगों की योजना है, क्या स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हैं? देखिए जो रणनीति है वो आपके सामने आएगी, और रणनीतियां सब मीडिया के सामने रणनीतियां नहीं बनाई और बताई जाती। जो रणनीति हमारी है, चुनाव नहीं, प्लीज उनको दीजिए। तो आप पूछिए सवाल और इनको चेयर दीजिए ना प्लीज। कुर्सी लगाओ। तो आपको बिठाना चाहिए ना भाई। सुनो, नो कमेंट्स, इन्हें कुर्सी दो। जितने सम्मानित पत्रकार महोदय उनको प्लीज बैठने की व्यवस्था कीजिए। कुर्सी इसमें कोई दो मत, प्लीज आप आ जाइए।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।